गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं चालक की विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्या चीज़ होती है कैपेसिटेंस, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो, किसी भी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, द एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस बाय कंडक्टर ऑन इट, दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। किसी भी चालक के द्वारा आवेश को स्टोर या आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होगी, एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस ऑन इट बाय द कंडक्टर, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये आपके पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है। अब हम बोल रहे हैं एबिलिटी ऑफ चार्ज। क्यों शब्द काम में लिया, क्यों क्षमता होती है? क्योंकि हम किसी भी चालक को जब चार्जेस देते हैं तो किसी भी कंडक्टर के द्वारा जो चार्ज होता है वो एक सीमा तक ही वो ग्रहण कर सकता है। यदि उससे ज़्यादा चार्जेस यदि आप देने की कोशिश भी करोगे तो इस कंडीशन के अंदर ये आवेश जो होगा, ये चार्ज जो होगा वो लीक होना चालू हो जाता है। मतलब जैसे स्पार्किंग होती है तो स्पार्किंग के अंदर आपके पास चार्ज गिरता हुआ दिखाई देता है, वही स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। इसलिए किसी भी चालक द्वारा एक निश्चित सीमा तक ही आवेश को ग्रहण किया जाता है। उससे ज़्यादा यदि आवेश को आप दोगे तो ये आवेश आपके पास क्या होने लग जाएगा, लीक होना चालू हो जाता है। क्लियर है? अब जैसे जैसे हम चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, वृद्धि होगी। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, यदि किसी भी कंडक्टर या चालक पर आवेश का मान बढ़ाते हो तो उस चालक के विभव में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इट मीन्स Q समानुपाती B। मैं कह सकता हूँ किसी चालक को दिया गया आवेश चालक के विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। मतलब किसी भी चालक को दिया गया जो आवेश होता है चालक के विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। तो मैंने इसको लिख दिया Q प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या लिख दिया, V लिख दिया। क्लियर? जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज करता हूं तो एक कांस्टेंट लगाता हूं मैं C। एक कांस्टेंट क्या लगाऊंगा, C लगाऊंगा। और ये जो कांस्टेंट C हमारे पास होता है, इसी C को अपन क्या बोलते हैं, चालक की धारिता बोलते हैं। इसी C को हम क्या बोलते हैं, चालक की धारिता बोलते हैं या चालक की विद्युत धारिता बोलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यही आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहलाता है। Q प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CB। इट मीन जो C होता है इसी C को अपन चालक की क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। C समानुपाती स्थिरांक होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे अपन चालक की धारिता या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर? कोई दिक्कत? अगर मैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर C की बात करता हूं तो C इज इक्वल टू, ऐसे भी कह सकता हूं ना, Q अपॉन B। यस और नो? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू किससे लिख सकता हूं मैं, Q अपॉन V से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन B। तो अगर डेफिनेशन C की दूसरे तरीके से पूछे तो यहाँ से भी अपन कैपेसिटेंस की डेफिनेशन दे सकते हैं। यदि मैं V इज इक्वल टू 1 वोल्ट मान लूँ, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट मान लेता हूँ, तो इस कंडीशन में मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, C इज इक्वल टू Q। किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है जब उसके विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि हो जाए, 1 वोल्ट की। द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द गिवन चार्जेस टू द कंडक्टर विच इंक्रीज या विच रेज द पोटेंशियल बाई यूनिटी। वाई यूनिटी, यूनिट का मतलब 1 वोल्ट का अगर इंक्रीमेंट कर देता है तो इस कंडीशन में कंडक्टर को जो भी चार्ज दिया जाता है वो उसके कैपेसिटेंस के क्या होता है, बराबर होता है। तो C इज इक्वल टू Q। यहाँ से अपन ये डेफिनेशन दे सकते हैं। दोबारा सुनो, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है, कब होती है, जब चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो इस कंडीशन में C इज इक्वल टू हमारे पास Q होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? नेक्स्ट देखो, अब अपन बात करते हैं इसकी यूनिट की। इसका मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारिता के मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का मात्रक बताओ क्या होता है, कूलाम होता है। और विभव का जो मात्रक होता है वो हमारे पास क्या होता है, वोल्ट होता है। इट मीन्स कूलाम पर वोल्ट। क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट। और इस कूलाम पर वोल्ट को अपन बोलते हैं फैरड। क्या बोला जाता है, फैरड, FARAD, फैरड। और इसको
शॉर्ट में जो डिनोट किया जाता है वो एफ से डिनोट किया जाता है। जैसे हम लोग न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं, ऐसे ही फेरेड को एफ से डिनोट किया जाता है। तो अपन सीधा भी लिख सकते हैं कि इसका मात्रक कूलाम पर वोल्ट होता है, या फिर कूलाम पर वोल्ट को अपन किससे डिनोट कर सकते हैं, फेरेड से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन इसकी बिमा की बात करते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो इसकी बिमा देखते हैं। देखो कूलाम की तो अपन लिख सकते हैं T1 A1, और बोल्ट की जब अपन लिखते हैं तो बोल्ट की लिखते हैं M1 L2 T-3 A-1। ये बोल्ट की डायमेंशन होती है, ठीक है ना। M1 L2 T-3 A-1। तो क्या काम करेंगे हम, यदि मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हो जाता है m की पावर -1, ये हो जाता है l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2। इट्स द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर। ये विद्युत धारिता की बिमा होती है। रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है। और डायमेंशन बनाना हम लोगों ने 11वीं क्लास में सीख चुके हैं, डायमेंशन कैसे तैयार की जाती है। तो ये हमारे पास डायमेंशन आपके पास m-1 l-2 t की पावर 4 और a2, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट, यदि किसी ने कहा कि हमें 1 फेरेड की डेफिनेशन देनी है, 1 फेरेड की डेफिनेशन देनी है, परिभाषा देनी है, 1 फेरेड की परिभाषा क्या होगी। तो 1 फेरेड की परिभाषा के लिए मैं ऐसे कह देता हूँ, Q = 1 कूलम, V = 1 वोल्ट। यदि दोनों की वैल्यू को मैं 1 रखता हूँ तो रखो यहाँ 1/1। Q की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ, 1 रखोगे। V की वैल्यू भी कितनी रखोगे, 1 रखोगे। तो 1 रखने पर हमारे पास C = कितने फेरेड आ जाएगा, 1 फेरेड आ जाएगा। यस और नो? C = कितना फेरेड आ गया, 1 फेरेड। तो डेफिनेशन ऑफ 1 फेरेड, यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो चालक की धारिता कितनी फेरेड होती है, 1 फेरेड होती है। किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो चालक की धारिता कितने फेरेड होती है, 1 फेरेड होती है। इफ चार्ज on conductor is 1 coulomb and potential increase by unity, then capacitance of the conductor is 1 farad. If 1 coulomb charge is given to the conductor and its potential raised by the 1 volt या raised by the unity, then capacitance of the conductor is 1 farad। मतलब उस चालक की जो धारिता होगी वो 1 फैरड के बराबर होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जब हमारे पास Q प्रोपोर्शनल टू V है तो Q और V के बीच में यदि मैं कर्व बनाता हूँ, यदि Q और V के बीच में कर्व बनाता हूँ तो देखो ऐसे भी दे सकता है कि x एक्सिस को तो दे दे किस पे, V पर, और y एक्सिस पे दे दे Q, या आपके पास उल्टा भी दे सकता है कि यहाँ पर दे दे Q और यहाँ पर दे दे V। प्रोपोर्शनल हमारे पास है, इसका मतलब इस तरीके का हमारे पास ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, क्योंकि समानुपाती में अपन जानते हैं हमेशा जो कर्व आता है वो कर्व किस तरीके का आता है, लीनियर कर्व हमारे पास आता है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में डिनोट कर रखा है। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पर इसका स्लोप फाइंड आउट करूँ, क्या फाइंड आउट करूँ, स्लोप। यदि स्लोप फाइंड आउट करूँगा तो स्लोप यहाँ पे निकालोगे tan थीटा, और tan थीटा = बोलो क्या आएगा, Q/B। यदि यहाँ स्लोप निकालोगे तो Q/B, और यदि यहाँ पर स्लोप निकालते तो बताओ क्या आएगा, बोलो V/Q। इट मीन्स Q/B तो बताओ किसके इक्वल हो गया, C के। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ढाल होगा, वो तो हमें विद्युत धारिता प्रदान करेगा, और ये विद्युत धारिता के व्युत्क्रम को प्रदर्शित करेगा, इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस को प्रदर्शित करेगा। इसका स्लोप तो डिनोट करेगा कैपेसिटेंस को, और इसका जो आपके पास स्लोप है वो किसको डिनोट करेगा, 1/C को। मतलब विद्युत चालक धारिता जो है, चालक की धारिता के व्युत्क्रम को शो करेगा, इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस को शो करेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सारे बच्चों को? तो हम लोगों ने क्या सीखा, पहली चीज़ तो चालक की धारिता क्या होती है। तो किसी भी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज बाय द कंडक्टर ऑन इट, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और किसी भी चालक को आवेश देने पर चालक के विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दोनों के बीच में रिलेशन लिख दिया, और जब मैंने इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज किया तो एक कांस्टेंट क्या लगाया, C, और Q = हमारे पास बताओ क्या आ गया, C भी आ गया।
और ये सी जो होता है ये कहलाता है आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर या चालक की धारिता कहलाती है। क्लियर? तो C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, Q अपॉन V। तो यहाँ से भी अपन C की डेफिनेशन दे सकते हैं, इफ़ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन C इज इक्वल टू Q। किसी भी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है जब उसके विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि हो जाए, 1 वोल्ट की। द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द गिवन चार्जेस टू द कंडक्टर वाई विच द पोटेंशियल रेज बाई द यूनिट या रेज बाई द 1 वोल्ट। ओके, यूनिट इसकी होती है कूलाम पर वोल्ट या फिर क्या होती है, फेरड। वैसे फेरड बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसकी स्मॉल यूनिट में अपन वही मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड ये काम में लेते हैं। मोस्टली नैनो फेरेड या पिको फेरेड के आसपास आपके पास चलता है। और डायमेंशन हमारे पास होती है इसकी m-1, l-2, t की पावर 4 और a2। और यहाँ से 1 फेरेड की डेफिनेशन भी मैंने आपके पास क्लियर की। कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस समझाया कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। मतलब हर कंडक्टर एक निश्चित सीमा तक ही आपके पास लिमिट होती है जहां तक वो चार्ज को आपके पास एक्सेप्ट कर सकता है। यदि उससे ज़्यादा चार्ज देने की कोशिश भी की तो वो चार्ज लीक होना चालू हो जाएगा, वो गिरना चालू हो जाएगा, उसका कोई मीन्स नहीं रहेगा। ओके, बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या कर रहे हैं, चालक गोले की धारिता फाइंड आउट कर रहे हैं। चालक गोले की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। कोई भी चालक गोला है उसकी धारिता मैं ज्ञात करना चाह रहा हूं। तो देखो, ये मेरे पास कोई भी सॉलिड स्फीयर दे रखा है, स्फेरिकल सेल दे रखा है, खोखला गोला हो चाहे चालक गोला दे रखा हो, ठीक है। मैंने क्या किया, इस गोले को या इस स्फीयर को कैपिटल Q चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? कैपिटल Q चार्ज दिया। ये पूरा चार्ज जो होगा ये कहाँ पर फैल जाएगा, इसकी सतह पर फैल जाएगा इस तरीके से। कैपिटल Q मान के चलते हैं, रेडियस इसकी मान के चलते हैं कैपिटल R। ये इसकी रेडियस है कैपिटल R, और मुझको इसका कैपेसिटेंस C फाइंड आउट करना है। तो चार्ज दिया है मैंने कैपिटल Q, तो मुझे बताओ सबसे पहले तो स्फीयर की सतह पर पोटेंशियल कितना होगा। तो अपन कहें चालक गोले की सतह पर विभव, चालक गोले की सतह पर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये हमारे पास विद्युत विभव बताओ कितना होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्लियर है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल R, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे निकालनी है धारिता, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का बताओ फॉर्मूला क्या होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन B। अगर मैं Q को तो एज इट इज लिख देता हूँ और V को रिप्लेस कर देता हूँ किससे बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। Q से Q हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग स्फीयर। तो किसी भी चालक गोले की जो धारिता होती है, किसी भी चालक गोले की धारिता C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R होती है। अब एक चीज़ बताओ, ये तो इसके आसपास जो भी दे रखा है वो सब क्या दे रखा है, वैक्यूम दे रखा है, निर्वात दे रखा है। अगर मान के चलो निर्वात की जगह हम किसी मीडियम की बात करें तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह, मतलब यदि मैं किसी माध्यम की बात करता हूँ इन मीडियम, यदि माध्यम की बात करते हैं तो इस कंडीशन में तो आप ये बोलोगे ना, माध्यम में Cm इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन और कैपिटल R। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R कैपिटल R। ये क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऐसे कह सकता हूँ C मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन R C वैक्यूम। क्या कह सकता हूँ, C वैक्यूम। क्लियर है, बात समझ में आई।
इसका मतलब माध्यम में विद्युत धारिता निर्वात की विद्युत धारिता की तुलना में कितने गुना ज़्यादा होती है? एप्सिलॉन आर गुना होती है। क्या होती है? एप्सिलॉन आर टाइम्स होती है। द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इन मीडियम इज एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। जो वैक्यूम में कैपेसिटेंस होता है उसके कंपैरिजन में एप्सिलॉन आर टाइम्स होती है। अब मुझको बताओ, एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपन जानते हैं मिनिमम वैक्यूम की होती है 1। अब उससे ज़्यादा तो कोई भी मीडियम लोगे हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब माध्यम में धारिता का मान बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। कैपेसिटेंस आपके पास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। किस में इंक्रीज हो जाएगा? मीडियम के अंदर, ठीक है ना। कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? एप्सिलॉन आर टाइम्स हमारे पास यहाँ कैपेसिटेंस हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। तो अपन सी की बात करें तो ये सी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बताओ। सी प्रोपोर्शनल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल आर लिख सकता हूँ। इसका मतलब यदि स्फीयर की रेडियस बढ़ती है तो कैपेसिटेंस भी हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ छोटा गोला होगा, यदि मान के चलो स्मॉल हमारे पास स्फीयर दे रखा है तो उसकी रेडियस कम होगी, रेडियस कम होगी तो कैपेसिटेंस भी कम होगा। और अगर रेडियस आपके पास ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस भी हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है ना? छोटा गोला है तो उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, धारिता। बड़ा गोला है तो उसकी धारिता क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो ये छोटी सी आपके पास 1 नंबर में या 2 नंबर में कैलकुलेशन पूछे कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, तो आप बता सकते हो। सबसे पहले तो क्या निकाल लोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद कैपेसिटेंस निकालोगे। कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू बताओ क्या? क्यू अपॉन बी। क्लियर? अब एक चीज बताओ, अर्थ जो होती है पृथ्वी, पृथ्वी की यदि अपन बात करें तो वो भी तो एक चालक गोला होता है। पृथ्वी भी तो एक किसकी तरह बिहेव करती है? चालक गोले की। और जिसकी रेडियस अपन जानते हैं, इसकी रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर होती है। जिसकी रेडियस कितने किलोमीटर होती है? 6400 किलोमीटर हमारे पास रेडियस होती है। अगर मैं अर्थ को 6400 किलोमीटर का कंडक्टिंग स्फीयर मानता हूं, चालक गोला मानता हूं, तो इसकी धारिता कितनी होगी? तो इस फॉर्मूले में वैल्यू लिखो, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6400, और किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर देता हूं 10⁻3। और अब इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऐसे मत रखो, आप इसको ऐसे पढ़ो नीचे से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे से पढ़ो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C इज इक्वल टू, ये अपने पास हो गया 6400 इंटू 10⁻3, और इसको लिख सकते हैं अपन 9 इंटू 10⁻9। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर ये मेरे पास आएगा 711 माइक्रोफेरेड। कितने माइक्रोफेरेड आएगा? 711 माइक्रोफेरेड। इट मीन्स यदि मैं अर्थ को 6400 किलोमीटर का चालक गोला मानता हूं तो 6400 किलोमीटर का चालक गोला मानने पर इसकी धारिता 711 माइक्रोफेरेड आती है। क्लियर है? तो 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, हिंदी मीडियम वालों के नोट्स में भी आपके पास ये मिल जाएगा, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये स्टार लगा के लिख लेना, ये क्वेश्चन आपके पास। ठीक है ना? अगला देखो, सेकंड, अगर मैं ये कहता हूं, हम ये कहते हैं हर ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल अर्थ के रेस्पेक्ट में पृथ्वी के सापेक्ष मापा जाता है, और पृथ्वी का विद्युत विभव कितना माना जाता है? 0 वोल्ट। तो अब मैं दूसरी कंडीशन ये कहूं कि यदि चालक गोले को, यदि पृथ्वी को 0 वोल्ट का चालक गोला माना जाए, यदि पृथ्वी को 0 वोल्ट का चालक गोला माना जाए तो इसकी कैपेसिटेंस या धारिता कितनी होगी? तो फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन B होता है। Q अपॉन 0 लिखोगे तो 0 से डिवाइड करने पर कितनी आएगी? बताओ। इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट आने का मतलब क्या हुआ? हम पृथ्वी को कितना भी चार्ज दे सकते हैं और पृथ्वी से कितना भी चार्ज ले सकते हैं, हम कितना भी दो इसको, क्योंकि इसकी धारिता कितनी है? इनफाइनाइट। धारिता इनफाइनाइट होने का मतलब है हम कितना भी चार्ज इसको दे सकते हैं और कितना भी चार्ज इससे ले सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे पास 1-1 नंबर के बने, ध्यान रखोगे इसको। यदि 6400 किलोमीटर का चालक गोला माने तब तो इसका आंसर होगा 711 माइक्रोफेरेड। और यदि कोई कहता है कि हम C इज इक्वल, अगर 0 वोल्ट का चालक गोला मानता हूं तो 0 वोल्ट का चालक गोला मानने पर ये कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, किसी भी चालक की जो धारिता होती है, किसी भी चालक की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर
किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी इस जो आपके पास कैपेसिटेंस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड्स करती है। सबसे पहले डिपेंड करती है आकार पर। आकार का मतलब साइज पर। दूसरी चीज़ निर्भर करती है आकृति पर, शेप कैसी है उसकी, आकृति शेप पर निर्भर करती है। अगली चीज़ माध्यम पर निर्भर करती है, ऑन मीडियम, माध्यम पर निर्भर करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। और एक निर्भर करती है समीप स्थित कोई भी चालक गोला या चालक वस्तु रखी हो समीप स्थित अन्य चालकों पर, समीप स्थित अन्य चालकों पर, अदर कंडक्टर्स विच आर प्लेस्ड नियरली, अदर कंडक्टर्स। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आए, किसी चालक की धारिता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। चालक के आकार पर, साइज ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर, मीडियम एट विच कंडक्टर इज प्लेस्ड, जिस माध्यम में कंडक्टर को रखा गया उस माध्यम पर डिपेंड करती है। और समीपवर्ती जितने भी नियर बाई जितने भी चालक हमारे पास रखे हुए होते हैं उन चालकों की उपस्थिति पर भी ये निर्भर करती है। क्लियर है? तो छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं। मीडियम में तो एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गया। एक ये ध्यान रखना, छोटे गोले की धारिता कम होती है, बड़े गोले की धारिता ज़्यादा होती है। और अर्थ के लिए 2 पॉइंट माने, अगर 6400 किलोमीटर का तो 711, 0 वोल्ट का मानोगे तो इनफाइनाइट। और ये धारिता या कैपेसिटेंस इन 4 चीज़ों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओके, नेक्स्ट। अब हमारे पास समस्या क्या आ रही है कि हम किसी भी चालक को एक निश्चित सीमा तक ही चार्ज दे सकते हैं। अब चार्ज दे रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं चार्ज दे भी रहा हूँ इससे ज़्यादा तो वो आवेश लीक होना चालू हो गया। जैसे मान के चलो हमारे पास ये कंडक्टिंग स्पेयर दे रखा है चालक गोला, मैंने ये हाईएस्ट 1 कूलाम का चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है, मान के चल रहे हैं। अब कोई चाहता है कि सर मैं तो इसी को ही 1.1 माइक्रो कूलाम देना चाहता हूँ। मैंने कहा अगर 0.1 एक्स्ट्रा दिया तो ये लीक हो जाएगा, गिर जाएगा। अब ऐसी कोई विधि अपन लेकर आए कि इस पर 1.1 माइक्रो कूलाम का चार्ज रुक जाए, 1.1 माइक्रो कूलाम का चार्ज रुक जाए। इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस या धारिता का मान बढ़ना चाहिए, तब जाके ये रोक पाएगा। तो एक चीज़ बताना, फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का? C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन बी। यस और नो? कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन बी होता है। अब Q अपॉन बी होता है तो एक चीज़ बताओ, C को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? C को इंक्रीज किया जा सकता है Q की वैल्यू को इंक्रीज करके, लेकिन Q तो एक निश्चित सीमा तक ही रुक सकता है। भाई अगर Q को बढ़ा रहे हैं तो Q को बढ़ाने पर तो फिर लीक होना भी तो चालू हो गया। तो हमारे पास क्या चीज़ है कि C को बढ़ाने का एक तरीका है कि V की वैल्यू को अपन कम कर दें। अगर V की वैल्यू कम हो जाती है तो C की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। C की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब विद्युत धारिता बढ़ जाएगी। मैं ज़्यादा आवेश को इस पर क्या कर सकता हूँ, कलेक्ट कर सकता हूँ। ज़्यादा आवेश कलेक्ट होगा तो ज़्यादा विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी आपके पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसके लिए हम एक डिवाइस बनाते हैं, एक युक्ति बनाते हैं जिसे कहा जाता है संधारित्र। क्या कहा जाता है? संधारित्र, कैपेसिटर, जिसे अपन कंडेंसर भी कहते हैं सिंपल भाषा में। पंखे में होता है ना कंडेंसर, तो कंडेंसर भी उसे अपन बोलते हैं। वैसे एक्चुअल मीन इसका संधारित्र को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। और कैपेसिटर के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि संधारित्र हमारे पास क्या होते हैं, कौन सी युक्ति होती है। तो संधारित्र वह युक्ति होती है या वो डिवाइस होती है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना, आकार में कोई चेंज नहीं कर रहे, आकार में बिना परिवर्तन, आकार में परिवर्तन किए बिना, नो चेंज इन द शेप, परिवर्तन किए बिना हम क्या करेंगे, जो चालक दे रखा है उसके विभव में कमी करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कमी करेंगे। और विभव में कमी करके हम किसकी वृद्धि करेंगे बताओ, धारिता की वृद्धि करेंगे। वो फॉर्मूले से अभी अपन ने देख लिया। और धारिता की यदि वृद्धि हो जाएगी तो इस कंडीशन में हम विद्युत आवेश
और विद्युत ऊर्जा को अधिक मात्रा में संचित कर सकते हैं। विद्युत आवेश व विद्युत ऊर्जा को अधिक मात्रा में कलेक्ट किया जा सकता है, एकत्रित किया जा सकता है। तो पहले हिंदी मीडियम वाले सुनो। संधारित्र वह युक्ति होती है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक के विभव में कमी करके धारिता में वृद्धि की जाती है, जिससे विद्युत आवेश व विद्युत ऊर्जा को अधिक मात्रा में संचित किया जा सकता है। इसी युक्ति को अपन क्या बोलते हैं? कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। द डिवाइस इन विच नो चेंज या देयर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ कंडक्टर वाई डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड रेज कैपेसिटेंस। पोटेंशियल को क्या करोगे? डिक्रीज करोगे, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करोगे। एंड इंक्रीज कैपेसिटेंस वाई विच इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन मोर अमाउंट। आप क्या कर सकते हो? इससे अधिक मात्रा में इसको क्या किया जा सकता है? संचित किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। कैपेसिटर is a device in which there is no change in the shape of conductor while decreasing the electric potential of conductor and increase capacitance by which electric charge and electric energy can be stored in more amount। अधिक मात्रा में इसमें क्या किया जा सकता है? संचित किया जा सकता है। इसी युक्ति को अपन क्या बोलते हैं, या इस डिवाइस को अपन कैपेसिटर कहते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसके विभव में क्या करेंगे? कमी करेंगे, और धारिता में हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करके विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को हम अधिक मात्रा में संचित कर सकते हैं। ये जो आपके पास युक्ति होती है इसी को अपन संधारित्र कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखते हैं अपन कैसे करेंगे। पहली चीज, संधारित्र का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इसका संकेत चिन्ह क्या होता है? प्रदर्शन, संकेत चिन्ह कैसे इसको डिनोट किया जाता है? जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हम रेजिस्टर को इस तरीके से, प्रतिरोध को इस तरीके से डिनोट करते हैं ना। ऐसे ही कैपेसिटर को कैसे डिनोट किया जाता है? कैपेसिटर को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। दो प्लेट ऐसे लगा दो, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, और ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल। ये हमारे पास दो प्लेट मैंने लगा दी, और इन दो प्लेटों की सहायता से हम कैपेसिटर को डिनोट कर सकते हैं। तो इसको जो डिनोट किया जाता है हम C से डिनोट करते हैं, और ये होता है नियत धारिता का संधारित्र। नियत धारिता का मतलब इसकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है, पर्टिकुलर। जैसे मैं कह दूं ये 2 माइक्रोफैरेड का है, 3 माइक्रोफैरेड का है, ये फिक्स इसकी कैपेसिटेंस होगी। नियत धारिता का जो भी कैपेसिटर होगा हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। और एक होता है जिसकी वेरिएबल रेंज होती है। वेरिएबल रेंज क्या होती है? कैपेसिटेंस उसकी वेरिएबल होती है। आप चाहो तो इसके कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। और इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से, तीर का सिंबल लगा दे। जैसे वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम को अपन कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कैपेसिटेंस को अपन इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ इसकी रेंज है 10 माइक्रोफैरेड से 50 माइक्रोफैरेड। तो 10 माइक्रोफैरेड से 50 माइक्रोफैरेड का मतलब क्या है? अगर कैपेसिटेंस को 10 भी रख सकते हो और मैक्सिमम कितनी रख सकते हो? 50। इसके बीच में 11 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, 25 भी रख सकते हो, 35 भी रख सकते हो। तो यदि वेरिएबल है तो इस तरीके से तीर का निशान लगा दो, और यदि नियत धारिता है, उसकी फिक्स कैपेसिटेंस है, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। तो सब बच्चों को समझ में आ गया, संधारित्र की डेफिनेशन समझ में आ गई, और संधारित्र को हम कैसे डिनोट करते हैं। मेन टारगेट पॉइंट क्या है? विभव में क्या करेंगे बताओ? कमी। और धारिता में क्या करनी है? वृद्धि। तो इसका क्या सिद्धांत है कि जिससे हम विभव के मान में तो कमी कर दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें और कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दें। तो एक चीज़ बताते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करें, तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मेरे पास कोई भी कंडक्टिंग प्लेट दे रखी है, चालक प्लेट। अब सुनो, अब कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो मैं चालक प्लेट लेके चल रहा हूँ, उस चालक प्लेट की थिकनेस, मोटाई नेग्लिजिबल है, नगण्य है।
मतलब केवल वो सीट की तरह, परत की तरह व्यवहार करेगी। बाकी अपन बोलेंगे कंडक्टिंग प्लेट, लेकिन इसकी थिकनेस ध्यान रखना, कहीं आप लोग ये कह दो सर प्लेट का मतलब तो ये होगा इसकी थिकनेस होगी, यहाँ भी चार्ज होगा और इधर भी चार्ज होगा। नो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। ये मेरे पास कोई भी कंडक्टिंग प्लेट दे रखी है P1 और जिसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा दे रखी है। कितनी डेंसिटी दे रखी है? प्लस सिग्मा। इसकी चार्ज डेंसिटी हमारे पास दे रखी है, पृष्ठ आवेश घनत्व इसका प्लस सिग्मा दे रखा है। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि इसकी शेप में परिवर्तन किए बिना मैं इसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाहता हूं, विद्युत धारिता को वृद्धि करना चाहता हूं। तो विद्युत धारिता को वृद्धि करने के लिए मैं क्या काम करता हूं, इसके समीप में एक प्लेट अन्य कोई भी चालक प्लेट को रख दिया। देखो मैंने इसका कोई भी आकार चेंज नहीं किया है, जैसी साइज है वैसी है। ऐसा नहीं है मैंने इसका आधा टुकड़ा कर दिया हो या कम टुकड़ा कर दिया हो, जैसी आकृति है वैसी है। बस मैंने तो इसके पास में एक अन्य प्लेट और रख दी, इसकी भी थिकनेस नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। एक प्लेट और रख दी और इस प्लेट P2 को मैं डिनोट कर देता हूँ। तो एक चीज़ बताओ, प्रेरण विधि होगी, इंडक्शन होगा। इंडक्शन के कारण चालक में तो जितने धनावेश होते उतने ही ऋणावेश होते। तो प्लस वाले जो होंगे यहाँ पे इस प्लेट के लिए कौन से आवेश को आकर्षित करेंगे? माइनस को। या मैं कह देता हूँ यहाँ पर माइनस सिग्मा चार्ज प्रेरित हो जाएगा और इधर प्लस सिग्मा चार्ज प्रेरित हो जाएगा। या ऐसे कर लो, ऐसे कह दो इस पे चार्ज प्लस क्यू है तो इधर तो उत्पन्न हो जाएगा माइनस क्यू और दूसरी तरफ उत्पन्न हो जाएगा प्लस क्यू। क्लियर है? इधर तो उत्पन्न हो जाएगा माइनस क्यू और इधर क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? किसके कारण से? प्रेरण के कारण से, ड्यू टू इंडक्शन। ड्यू टू इंडक्शन। ध्यान है इंडक्शन मेथड आपको चैप्टर नंबर 1 में। ये चालक गोला था, इसके सामने हम पॉजिटिव छड़ लेके आए थे, पॉजिटिव रॉड लेके आए थे, तो ये तो कैसा हो गया था? नेगेटिव। दूसरा वाला कैसा हो गया था? पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि इसने माइनस वालों को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया और प्लस वालों को रिपल्स कर दिया। तो वही चीज़ है यहाँ पर, नेगेटिव वालों को तो अट्रैक्ट कर लिया और प्लस वालों को रिपल्स कर दिया। तो इधर तो हो गई नेगेटिव और दूसरी तरफ हो गई, बोलो क्या? पॉजिटिव। अब देखना, इस प्लेट P2 का दो चार्ज हैं, एक तो प्लस क्यू, एक माइनस क्यू। अब प्लस क्यू के कारण तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत थोड़ी ना। केवल इसकी माइनस क्यू की बात करूं तो इसके कारण नेगेटिव पोटेंशियल, इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल। अब एक चीज बताओ, इस प्लेट P1 का जो पोटेंशियल होगा, इस प्लेट पोटेंशियल होगा, बताओ क्या? V, पॉजिटिव होगा ना। तो अगर इस प्लेट P1 का पोटेंशियल विद्युत विभव पॉजिटिव है तो प्लस क्यू वाला पोटेंशियल यदि इसके अंदर ऐड होता है तो इट मीन्स हमारे पास पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। और माइनस क्यू वाला यदि बात करें तो B और माइनस B1, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। डिक्रीज कौन कर रहा है? नेगेटिव चार्ज। इंक्रीज कौन कर रहा है? प्लस क्यू। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ प्लेट P2 का धनात्मक जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, वो प्लेट P1 के पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा और नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो हमें इंक्रीज तो करना ही नहीं भाई, हमें इंक्रीज थोड़ा करना है, पोटेंशियल को डिक्रीज करना। इट मीन्स इस प्लस की कहानी मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी। तो प्लस की कहानी ख़त्म करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक रामबाण उपाय है, ग्राउंडिंग, भू संपर्कन विधि। सबको ध्यान आ गई होगी। अगर मैं इसकी दूसरी साइड को ग्राउंडेड कर देता हूँ, भू संपर्कित कर देता हूँ, तो अब तो केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा, उधर का पॉजिटिव चार्ज तो किस में चले जाएगा? अर्थ में चले जाएगा। तो अब बचा प्लेट P1 का पॉजिटिव चार्ज और प्लेट P2 का बचा, बोलो कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज बचा। कौन सा चार्ज बचा? नेगेटिव चार्ज बचा हमारे पास प्लेट P2 का और पॉजिटिव चार्ज है प्लेट P1 का। तो नेगेटिव जो चार्ज है वो तो पोटेंशियल को क्या कर रहा है बताओ? डिक्रीज कर रहा है। तो पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया और पोटेंशियल जैसे ही डिक्रीज होगा वैसे ही कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और यही जो आपके पास विधि होती है, यही संधारित्र का क्या होता है? सिद्धांत होता है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। प्लेट P1, इसके समीप में एक अन्य प्लेट P2 रखते हैं। एक तरफ ऋणात्मक आवेश आ जाता है, एक तरफ धनात्मक आ जाता है। अब इस P2 का धनात्मक आवेश तो प्लेट P1 के
विद्युत विभव को वृद्धि करता है और माइनस Q कमी करता है। हमें कमी करनी है तो ये इम्पोर्टेंट है, ये खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए अपन ने भू संपर्कन कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको भू संपर्कन किया या ग्राउंडिंग की तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, केवल नेगेटिव चार्ज हमारे पास बचा है। ओके, क्लियर है। तो ये हमारे पास संधारित्र बन चुका है, और यही संधारित्र जो है इसी कैपेसिटर का ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। तो मैं कैसे बोलूँगा इसका प्रिंसिपल क्या हुआ, ये तो हुआ कंसेप्ट फॉर्म में। अगर डेफिनेशन के रूप में बताएं तो प्रिंसिपल क्या होगा वो सुनो। ये चालक है, क्या चीज़ है, चालक। इसके समीप में मैं भू संपर्कित चालक को लेकर आ रहा हूँ। इसको मैं क्या लेके आ रहा हूँ, भू संपर्कित चालक को लेके आ रहा हूँ। इस चालक प्लेट P1 के समीप मैं किसी अन्य चालक प्लेट को लेके आ रहा हूँ, लेकिन कैसा है, ये भू संपर्कित चालक प्लेट को लेके आता हूँ तो इसके विभव में कमी हो जाती है और धारिता के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो अपन क्या बोलेंगे, किसी आवेशित चालक के समीप किसी आवेशित चालक के समीप किसी भू संपर्कित चालक को रखने पर, भू संपर्कित चालक को रखने पर विभव के मान में कमी होकर धारिता के मान में वृद्धि होती है। दोबारा सुनो, अगर किसी आवेशित चालक के समीप when nearby the charge conductor a another grounded या अपनी के another conductor which is grounded is kept then electric potential is decreased and capacitance increase. This process is known as principle of capacitor। मतलब किसी आवेशित चालक के समीप अन्य भू संपर्कित चालक को समीप रखने पर विभव के मान में कमी करके धारिता के मान में वृद्धि करना, यही संधारित्र का क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। हम तीन तरीके के संधारित्र पढ़ेंगे। पहला संधारित्र पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। और तीसरा जो आपके पास कैपेसिटर होता है ये होता है बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो तीन तरीके के कैपेसिटर हुए। पहला बोलो कौन सा, पैरेलल प्लेट, दूसरा बोलो स्फेरिकल, और तीसरा कौन सा, सिलिंड्रिकल। हमारे कोर्स में जो हम स्टडी करेंगे केवल दो तरीके के कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो बोलो कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और दूसरा कौन सा, स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। रेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू।